वेल जब कॉलेज में थे तो उस समय मोटिवेशन ये होता था कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, और अगर इश्क करना खता है तो एक बार नहीं 100 बार करो। पर जब ये सिलसिला आगे बढ़ा ना तो समझ में आया कि इसमें बड़ी पैचिंग किया है। ये जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इमोशनली थोड़े वीक है, भावनात्मक रूप से थोड़े से कमजोर हैं। राइट, आप देखें कि हम अपनी जिंदगियों में सभी, चाहे हमारी बिजनेस वाली जिंदगी हो, चाहे स्टूडेंट वाली हो, हेल्थ वाली हो, रिलेशनशिप वाली हो, या हमारी इनर लाइफ क्यों ना हो, हम सभी एक स्टेट में हैं, आज एक जगह पर हैं, और हम सभी की एक डिजायर्ड स्टेट है। एक किसी जगह पर हम लोग पहुंचना चाहते हैं, isn't it? है ऐसा कि आज हम कहीं पर हैं और कहीं पहुंचने की हम ख्वाहिश रखते हैं, ऐसा है कैसे? पर जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने की जो जर्नी शुरू होती है ना, कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे वैसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो दो तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं। और वो दो तरह के ऑब्स्टिकल में जो पहला है वो है एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल। मान लीजिए कि मेरा फोन टूट जाए, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल है, मुझे अभी के अभी उसको ठीक करवाना है। मुझे नई कार की ज़रूरत है, मुझे नई बाइक की ज़रूरत है, मुझे नई किताबों की ज़रूरत है, मुझे नई ट्यूशन की ज़रूरत है, मुझे बिजनेस करना है तो मुझे एक नई दुकान की ज़रूरत है। ये सब एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल है। कल शाम को अगर मुझे एक शादी में जाना है, मेरे पास वो ड्रेस नहीं है जो मैं पहनना चाहता हूँ, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल। किसी भी हालत में सारे काम छोड़कर पहले वो ड्रेस का अरेंजमेंट होगा और फिर वो काम हो जाएगा। तो हम लोग टू सम एक्सटेंट प्रोग्राम है एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल पर पहली फुर्सत में काम करने के लिए, फर्स्ट हैंड, पहली फुर्सत में। अगर किसी का फोन खराब हो जाए तो अपनी जिंदगी के सारे दुख भूल जाएगा और अभी के अभी फोन ठीक कराने जाएगा, कुछ वैसा है। और जो दूसरे तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो है इंटरनल ऑब्स्टिकल्स। आप देखें कि हम सब लोगों की जिंदगियों में बहुत सारे ऐसे सपने हमारे हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, इस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, इतना ट्रैवल करना है, और क्या कुछ नहीं। पर उन सब चीज़ों को अचीव करने के दौरान एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स की सारी पूर्ति हम कर देते हैं। हमारे पेरेंट्स अच्छा पढ़ा देते हैं, हमें अच्छा स्कूल दिला देते हैं, अच्छा कॉलेज दिला देते हैं, हमारी फीस भर देते हैं, हमें व्हीकल्स दे देते हैं, हमें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग अपने सपनों तक पहुँच नहीं पाते। और प्रॉब्लम क्या है कि हम उन इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को डील नहीं कर पाते। और क्या होते हैं इंटरनल ऑब्स्टिकल्स? वो होते हैं डीप इनसिक्योरिटीज, नेगेटिव कॉग्निटिव बाइसेस, पास्ट की नेगेटिव कंडीशनिंग, नेगेटिव बिलीफ्स अपने आप के बारे में, हर्ट, गिल्ट, ग्रीफ, एंजाइटी, सैडनेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वो इंटरनल ऑब्स्टिकल है जो आपको जिंदगी में वहां पहुंचने से रोक देते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी विडंबना, इससे भी बड़ी दुख की बात हमारे लिए क्या है कि आप देखें इंडियन सोसाइटी में, मान लीजिए घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत ही एग्रेसिव है, तो उसने तो अनाउंस कर दिया है कि यार अपन किसी के सहन नहीं करते, अपना गुस्सा तेज है, अपने को गुस्सा आ जाता है, अपने से बर्दाश्त नहीं होता है। पर उस एक इंसान को अकोमोडेट करने के लिए घर के सारे लोग बदलते हैं। होता है ऐसा कि उस एक इंसान के घर में रहते हुए कोई परेशानी ना हो, इसलिए घर का दूसरा हर एक व्यक्ति चेंज हो रहा है कि हम क्या करें और कैसे रहें कि इस इंसान के साथ प्रॉब्लम ना हो या फिर घर में कलेश ना हो। वैसे ही आप देखें कि कोई व्यक्ति ओवर इमोशनल है, उसे कोई रियलाइजेशन नहीं है कि ये मेरा इंटरनल ऑब्स्टिकल है, आई हैव टू फिक्स इट, मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, मुझे इसकी एजुकेशन चाहिए, मुझे इसकी ट्रेनिंग चाहिए। वो ये कभी नहीं सोचता। फैमिली के दूसरे लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही रहेंगे, इनको अकोमोडेट करने के लिए हम सब बदल जाते हैं, राइट। और ये सिलसिला अभी तक चलते आ रहा था, इसलिए रिलेशनशिप्स हो जाए, शादियां हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, सिलसिला चल रहा था, काम चल रहे थे। बट अभी कैसा हो गया
क्या कोई एक व्यक्ति भी इस हाउस में ऐसा है जो ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहेगा जिसको एंगर इश्यूज है? क्या एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज़िंदगी जीना चाहेगा जो एक बहुत बड़ा ओवर थिंकर है या कोई बहुत बड़ा ओवर इमोशनल इंसान है? शायद हम में से कोई भी नहीं। अब हम अपने इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहे, हम दूसरों के इंटरनल ऑब्स्टिकल कहाँ ही झेल सकेंगे। अब हम उस स्थिति में नहीं हैं और ये कारण है कि डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, ये कारण है कि ब्रेकअप्स जल्दी होते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 महीने रिलेशनशिप हार्डली चल पाते हैं और टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे के इंटरनल ऑब्स्टिकल को झेल नहीं पा रहे। आपकी प्रॉब्लम के साथ आप ठीक है, हम नहीं रह सकते, राइट? और ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी डायमेंशन में देखें, अगर आपके साथ इंटरनल ऑब्स्टिकल है तो कोई भी व्यक्ति आपको एक समय के आगे बर्दाश्त करने की स्थिति में अब नहीं है। तो टाइम के साथ शायद अब हमें ये समझ आने लगी, और नहीं आई तो आ जानी चाहिए, कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी चीज़ है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, आपकी ज़िंदगी के हर डायमेंशन को अगर आपको संतुलन रखना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। अब इसके बारे में थोड़ा देखें कि ये है क्या। यूँ समझिए कि दो तरह की थिंकिंग है, दो दुनिया है हमारे दिमाग में। एक है इमोशनल थिंकिंग, एक है रैशनल थिंकिंग। आपने देखे ऐसे लोग जिनके साथ अगर कुछ भी हो गया, कोई भी चीज़, कोई भी घटना हो गई, तो वो हमेशा इमोशनल ग्राउंड पे सोचना शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इमोशनल थिंकिंग डेवलप होने में सिर्फ 0.2 सेकेंड लगता है। अगर यहाँ कोई बैठा है, एकदम से किसी ने उसके ऊपर पानी मार दिया, 0.2 सेकेंड में गुस्सा आ जाएगा, राइट? इमोशनल थिंकिंग 0.2 सेकेंड में ट्रिगर होती है। और वो लोग जो इमोशनली वीक हैं, वो उसी थिंकिंग के साथ उसी बहाव में बह जाते हैं। उस समय उन्होंने जो महसूस किया, उसके हिसाब का जो रिएक्शन आया, वो रिएक्शन दे दिया, राइट? और यहाँ पर एक दूसरी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। वो क्या? वो आप देखें कि जैसे ही कोई भी प्राइमरी फीलिंग आपने महसूस की, कभी भी अगर आपको गुस्सा आया, अगर सैडनेस आई, नेगेटिविटी आई, किसी भी तरह का प्राइमरी इमोशन आपने एक्सपीरियंस किया, तो इंसान आमतौर पे क्या करता है, उस प्राइमरी फीलिंग के साथ कुछ स्टोरीज को जोड़ लेता है, कुछ स्टोरीज कनेक्ट कर लेगा। मान लीजिए मैंने गुस्से में किसी को चिल्ला दिया और बाद में मुझे किसी ने कहा कि यार तू इतना गुस्सा क्यों करता है, तो फिर आई विल कनेक्ट द स्टोरी। मैं कहूँगा तो उसने ऐसा क्यों कहा, अगर वो ऐसा नहीं कहती तो मैं भी ऐसा नहीं करता। दैट्स अ स्टोरी, राइट? फिर अच्छा चलो हम लड़ रहे थे, उसकी मम्मी तो वहीं खड़ी थी, वो तो उसको रोक सकती थी, उसने भी उनको नहीं रोका। दैट्स अ स्टोरी, राइट? वो अगर मुझे ये चीज़ नहीं बोलती तो मैं भी ऐसा नहीं करता। दैट्स अ स्टोरी। तो लोग क्या करते हैं, उस प्राइमरी फीलिंग जो 0.2 सेकेंड में डेवलप हो गई, उस प्राइमरी फीलिंग के साथ वो लोग जो भावनात्मक रूप से थोड़े से कमज़ोर हैं, इमोशनली वीक हैं, दे स्टार्ट बिल्डिंग स्टोरीज उस फीलिंग के अराउंड, और फिर वो एक इमोशन बन जाती है और वो उस इमोशन को ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि यही सच्चाई है, यही सच है, और वही उनका बिलीफ बन जाता है, और वही उनकी परसेप्शन, और वही उनका ज़िंदगी जीने का तरीका, और वो उस सिचुएशन को और उस इंसान को वो हमेशा उसी तरह से परसीव करना शुरू करते हैं। ये किन लोगों की बात हो रही है? जो इमोशनली वीक है। जो दो दुनिया है, एक इमोशनल थिंकिंग की और एक रैशनल थिंकिंग की। तो इमोशनल थिंकिंग वाली दुनिया के जो लोग हैं, वो आमतौर पर इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ऑपरेट करते हैं। इसलिए सब कुछ है इनके पास, फिर भी अक्सर आपको रोते हुए मिलेंगे, परेशान मिलेंगे, कंप्लेंट करते हुए मिलेंगे, राइट? ऐसा है। दूसरी थिंकिंग है रैशनल थिंकिंग। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अक्सर समाज बोलता है कि यार ये बहुत पत्थर दिल इंसान है, ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये कौन लोग हैं? जो रैशनली सोचते हैं। यानी कि इस 0.2 सेकेंड में उनके अंदर में फीलिंग तो नेगेटिव आई, बट उन्होंने बिहेव कैसे किया कि अपने फ़ायदे के लिए क्या ठीक है, राइट? कोई कंपैशन नहीं है, कोई एम्पैथी, सिंपैथी, कुछ भी नहीं। ये वो लोग हैं। और ऐसा कहते हैं कि कुछ न्यूरोनल पाथवेज होते हैं हमारे दिमाग में जो इन दोनों थिंकिंग को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। वो न्यूरोनल पाथवेज आपके जितने स्ट्रॉन्ग हैं, उससे तय होता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि नहीं हैं। अगर आज ये सेशन हो रहा है तो एक सवाल हम अपने आप से ही पूछ लें कि क्या आप रैशनली ज़्यादा सोचते हैं
या आप इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं? अगर इन दोनों थिंकिंग के बीच में बैलेंस नहीं है तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को आज ही सीखने की ज़रूरत है, राइट? ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ कोच, हमारा क्या काम होता है? जैसे पुलकित ने यहाँ आकर बताया कि घर पर पेरेंट्स बैठे हैं, राइट? जब आप कुछ भी कर रहे हो बाहर, उसने कौन सी सोच देने की कोशिश की? उसने इमोशनल थिंकिंग देने की कोशिश की कि इन लोगों को जो उतने कंपैशनेट नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए, जो थोड़े से रैशनली सोचते हैं, है ना? और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब ओवर इमोशनल होते हैं तो बीइंग अ कोच हम क्या करते हैं हमको एक रैशनल थिंकिंग देने की कोशिश करते हैं, कुछ लॉजिक्स बताने की कोशिश करते हैं। और जब थोड़े से लॉजिक बैठ के बता दिए कि यार ऐसे भी तो सोचो, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, तो सामने वाला बैठ के कहता है हाँ 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 आप सही कह रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट? इसका क्या मतलब है? सिर्फ उस सोच की कमी थी और वो अगर किसी ने दे दी तो वो बैलेंस हो गया, इमोशनल और रैशनल। और जैसे ही वो बैलेंस आपको मिल गया वैसे ही आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव आ गया, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई। तो हम में से ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में लैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते, हमारे काम, हमारी पढ़ाइयाँ सब कुछ अफेक्ट होती है, वो स्टेबिलिटी है, वो ठहराव, वो बैलेंस। तो एक और चैप्टर जो हमें समझने की ज़रूरत है यहाँ से, वो क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं नहीं डील कर पा रहा इस सिचुएशन से, तो 2-4 रैशनल दोस्तों से, 2-4 ऐसे दोस्तों से जो थोड़ी रैशनल थिंकिंग ज़्यादा रखते हैं, उनके साथ थोड़ा उठना बैठना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, ज़्यादा ही आप रैशनली सोचते हैं, हर जगह लॉजिक लगाते रहते हैं, तो 2-4 इमोशनल लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए जो थोड़े ज़्यादा कंपैशनेट है, ताकि आपके ज़िंदगी में एक संतुलन आ जाए, एक बैलेंस आ जाए। और एक और ज़रूरी चीज़ जिसके साथ मैं शायद अपनी बात को रैप अप करूँगा, वो ये कि हम सभी ये समझें कि हमारा जो दिमाग है वो इस बात के लिए बनकर नहीं आया कि हमें प्यार करना है, हमें शांति चाहिए, हमें खुश रहना है, हमें कनेक्शंस बनाने हैं, हमें एक दूसरे को इंकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है। ये सब टारगेट नहीं है हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है, वो है अपनी खुद की पहरेदारी करना, सिर्फ अपने सर्वाइवल की चिंता करना। इसलिए आप देखना कि आपका कितना भी करीबी, कितना भी भरोसेमंद इंसान कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको थोड़ी सी भी ठीक नहीं लग रही है, तो तुरंत एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो जाती है, तुरंत एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी, है ना? कभी भी आप देखिए कि गुस्सा करने के लिए एफर्ट्स नहीं डालने होते। एंगर जो है ना वो अपने आप आता है, और पीस हमेशा चुनना पड़ती है, राइट? शोर जो है वो अपने आप आएगा, मौन को आपको हमेशा चुनना पड़ेगा। गुस्सा अपने आप आएगा, शांति को चूज करना पड़ता है। डर जो है अपने आप आएगा, साहस को चुनना पड़ेगा। बेसब्री हमेशा अपने आप आएगी, कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे बेसब्री चाहिए। धैर्य को चुनना पड़ेगा। दुख हमेशा खुद आएगा। सुख को, खुशियों को हमेशा चुनना पड़ेगा। आपको हमेशा जब उस 0.2 सेकंड में वो इमोशनल थिंकिंग ट्रिगर हुई, आपको उस समय रुकना पड़ेगा, आपको एक पॉज लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इस फीलिंग को ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, क्या ये बहुत ही मोमेंट्री है, क्या ये बहुत ही टेम्परेरी है, ये बस इस मोमेंट के लिए है, क्या मैं ऐसा काम तो नहीं कर दे रहा इस मोमेंट में जिसकी भरपाई मैं अगले महीनों तक शायद ना कर सकूं। तो आपको हमेशा ये जहन में रखना होगा कि आप आपकी प्राइमरी फीलिंग्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। आपको हमेशा पॉज लेना होगा, हमेशा रुकना होगा। ऐसा कहते हैं कि इमोशनल थिंकिंग 0.2 सेकंड में आती है और रैशनल थिंकिंग वो कितना टाइम में आती है? वो आ जाए तो 1 सेकंड में आ जाए, और ना आए तो ज़िंदगी भर ना आए। और ऐसे कई लोग हैं जो कभी ज़िंदगी में रैशनली सोच ही नहीं पाते, इसलिए उनकी ज़िंदगी में वो संतुलन हमेशा बिगड़ा रहता है। तो आपको ख्याल में रखना पड़ेगा कि हमेशा जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सारे नेगेटिव इमोशंस अपने आप आएंगे, और वो सारे पॉजिटिव इमोशन जिसके लिए हमारा ब्रेन प्रोग्राम नहीं है, जिसके लिए हमारी कंडीशनिंग हमारे समाज ने कर दी है, खुश रहो, प्यार से रहो, अच्छे से रहो, उन सारे भाव को, उन सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें पॉज लेना होगा, हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा। और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता ही इसलिए रहता है कि ओवर थिंकिंग आ रही है और आप अपने आप को शांत करना चाह रहे हो, गुस्सा आ रहा है और आप अपने आप को शांत करना चाह रहे हो, दुख आ रहा है और आप थोड़ा सा शांत रहना चाह रहे हो। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है?
ये इसलिए है कि दिमाग किसी और चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड है और हमारी जो सोसाइटल कंडीशनिंग है वो कुछ और है, और उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वे टू गो। अदरवाइज हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे, जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से मुझे आपको सिर्फ इतना ही आज बताना है कि इट्स नॉट द फर्स्ट फीलिंग, इट्स द सेकेंड इमोशन, राइट, जो आपको हमेशा चूज करना होगा। इट्स नॉट द फर्स्ट फीलिंग, आपको हमेशा ब्रेक लेना होगा, पॉज लेना होगा और उस सेकंड इमोशन का वेट करना होगा कि क्या जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ वो ठीक है या मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच।